अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन लुकमान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इटली। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक नया शोशा या खबर जो है वो आई है, इसमें इटली के जो सैनेटोरिया या इमिग्रेशन जो अप्लाई की थी आपने एम7 और एम डोम में, उसमें एक खुद का नया मसला चल पड़ा है। उस पर आज बात करने के लिए मैं आया हूँ। एक अपने मशहूर हमारे वकील हैं यहाँ पे, इटालियन हैं, उनके साथ, और तकरीबन पूरे के पूरे इटली से ये सवालात आ रहे हैं। पहले इसकी थी जो खुद के हवाले से कि न्यूक्लियर फैमिली का खुद था 20,000 यूरो अगर बीवी बच्चों के समेत, और अभी जो नया डिक्रेट तो आया है कुछ दिन पहले 17 को, तो उसमें बता रहे हैं कि एक बंदा जो है उसने सिर्फ 20,000 यूरो का खुद करना है। तो उस हवाले से काफ़ी कंट्राडिक्शन पूरे इटली में लोगों के दरमियान पाई जाती है। कुछ कस्तूरों ने वहाँ रिजेक्शन करना शुरू कर दी है जो दुमांदे आपने किए थे। उस हवाले से विचेंजा से काफ़ी मेरे दोस्तों ने मुझे ये भेजे थे कि ये रिजेक्शन आ गई हमारी, अब हम क्या करें, हमारा जो है वो बहुत बड़ा मसला ये शुरू हो चुका हुआ है। तो उस हवाले से मैंने इनसे बात की थी, तो इनसे मैंने टाइम लिया था इस हवाले से बात करने पे कि ये जो अभी दुमांदे इमिग्रेशन के किए थे लोगों ने, तो वो जो रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उसका हल क्या है, क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, किसका रिजेक्ट होगा और किसका जो है वो नहीं रिजेक्ट होगा। तो इस हवाले से बात करने के लिए आज हैं हम चिवितानोवा मार्के में ऑफिस में इनके मॉरिसियो नार्दोसा, बहुत पॉपुलर वकील हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा इन्हें जाना जाता है इस हवाले से, एडवोकेसी के हवाले से भी, और इस पे काफ़ी ग्रिप रखते हैं। इन पे तकरीबन बहुत रश रहता है इनके ऑफिस में, स्पेशली इमिग्रेशन के हवाले से। तो इनसे मैंने आज टाइम लिया है ताकि ये जो इतना बड़ा जो ये पेश आ गया, समझो कि हादसा ही से समझ लो, क्योंकि पहले जो सैनेटोरिया में कुछ और कहा गया था डिक्रेटों में, और अभी खुद के हवाले से और बात की जा रही है। इस हवाले से बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं इनका कि इन्होंने आज मुझे टाइम दिया, और पूरे इटली के लिए ये एक बहुत अच्छी डिस्कशन होगी आज इंशाल्लाह। अगर आप ये सारी वीडियो देखेंगे तो इनसे आज हम लोग पूछेंगे कि ये क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं ये सारे जो इमिग्रेशन लोगों ने अप्लाई किया है उसके दुमांदे, और कैसे हम इसको दोबारा जो है, अगर रिजेक्ट हो जाता है उसके बाद क्या करना है, कितने दिनों के अंदर करना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और किस तरह से आपको दोबारा जो है वो हम लोग इसमें वापस ला सकते हैं, और आपको 1 साल की परमिशो दी सोजोर्नो अगर रिजेक्ट भी हो जाता है तो कैसे ले सकते हैं, उस पे ये प्रोग्राम आज हमारा इस हवाले से होगा। तो बगैर किसी इंतज़ार के आइए हम चलते हैं मॉरिसियो नार्दोसा, हमारे जो एडवोकेट हैं आज हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Come stai? Bene, bene, grazie. Ti ringrazio per l'intervista. Saluto a tutti i stranieri e soprattutto a coloro che seguono la pagina Facebook e la pagina YouTube del caro amico. इस मौजू पे बात करने के लिए, ताकि आपको उर्दू में भी समझ आए और हम लोग पूछ क्या रहे हैं और जवाब क्या मिल रहा है, उस हवाले से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। मैं पूछूंगा, यहाँ पे हैं हमारे अदील भाई, उनसे अदील भाई पूछेंगे इनसे आगे के क्या हम लोग पूछने जा रहे हैं। इस तरह हम लोग एक ट्रायंगल तरीके से करेंगे, ताकि अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पे इटालियन बोलेंगे तो जो हमारे देखने वाले हैं उनको कुछ समझ नहीं आएगी। तो इसलिए हमने एक ट्रायंगल क्रिएट किया है, ताकि मैं पूछूं उर्दू में अदील भाई से, अदील भाई पूछेंगे इटाली में उनसे, और फिर हम ट्रांसलेशन दोबारा से मैं करके फिर हम अगला दुमादा अदील भाई की तरफ करेंगे। तो इस तरह एक ट्रायंगल भी चलेगा, और इटालियन में क्वेश्चन इनसे होंगे क्योंकि ये जो एवोकातो है ये नहीं बोल सकते उर्दू, आपको समझाने के लिए हम एक ट्रायंगल चलाएंगे। तो ये हमारे अदील भाई भी हैं साथ, तो ये इनको भी आप देखें। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल आपका? जनाब बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ जनाब। तो ये भी हमारी हेल्प करेंगे इसमें। तो
जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जी हमारा सैनिटोरिया 2020। उस पे हम अपने जाते हैं अपने टॉपिक पे और उस पे बात शुरू करते हैं। तो मैं करूँगा उर्दू में सवाल अदील भाई से, ताकि आपको भी समझ आए कि हम क्या सवाल कर रहे हैं। जो आपके सवालात हैं वही हम लोग ले रहे हैं। तो अदील भाई पूछेंगे अवोकातो से कि इसमें इटालियन में, वो आगे से जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम लोग पूछते हैं अदील भाई से कि ये क्या प्रोसीजर था इमिग्रेशन 2020 जो सैनिटोरिया खुली थी, उसमें क्या प्रोसीजर था? ओके, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, जितने भी बंदे देख रहे हैं ये वीडियो, उन सबको हमारी तरफ से सलाम। तो जनाब अभी हम वकील से बात करते हैं इटालियन लैंग्वेज में, उससे पूछते हैं कि ये जो प्रोसीजर दी सैनिटोरिया है ये कैसा है, यानी कि ये प्रोसीजर है जो इसके बारे में वो कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमें ठीक तरीके से समझा सकते हैं ऑल प्रोसीजर। Buonasera avvocato. Buonasera a tutti, saluto tutti gli amici pakistani, nonché coloro che seguono la pagina del caro nostro amico. Com'è questa procedura? Cioè lei se ci può spiegare a noi, a tutte queste persone che stanno attualmente guardando il video, se lei ci può spiegare meglio la procedura sanatoria 2020 in modo tale che noi poi facendo la traduzione nella lingua urdu riusciremo sicuramente a spiegare meglio alle persone. Benissimo. Allora io cercherò di parlare piano in modo tale che voi possiate poi tradurre quello che io dirò. Allora, come tutti sappiamo, il decreto legge 34/2020 articolo 130,1 e 2 è stato emanato al fine di regolarizzare tutte quelle persone che non avevano all'interno del territorio italiano alcun permesso di soggiorno. अभी इन्होंने स्टार्ट किया है कि ये जो डिक्रेटो थी वो थी 34/20 आर्टिकल 130,1 और 2, यानी कि 1 और 2 जो डिफरेंट किस्म की थी इमिग्रेशन या जो जिसका दुमानदा आप कर सकते थे कि जिसके ज़रिए जो लोग गैर कानूनी तरीके से यहाँ इटली में काम कर रहे थे या रह रहे थे, तो उनको कैसे जो है वो किया जा सकता है लीगल और परमिसो दी सोजोर्नो की तरफ, जो रेजिडेंस कार्ड है उसकी तरफ कैसे जाया जाता है, उस पे ये बात कर रहे हैं हम। इसी जो अपना अगला जो क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। अदील भाई से पूछते हैं कि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं इटली में जिनको रिजेक्शन आ रही है कि उनके दुमादे रिजेक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से दुमादे जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं, इनमें क्या क्या वजह हो सकती है? Ok, ठीक, मोहसन भाई अभी जनाब पूछते हैं। Allora avvocato, se lei gentilmente ci può rispondere alla nostra seconda domanda, come fatta da qui Mohsen, il nostro caro amico. Allora, praticamente cosa fare se arriva il rigetto? Sì, esatto. Bene, cercherò anche in questo caso di essere più chiaro e sintetico possibile, perché chiaramente non possiamo dire tutto. Dunque, nel caso in cui arrivi il rigetto notificato in questo caso dalla prefettura o dalla questura, è importante capire innanzitutto le motivazioni di questo rigetto, perché le motivazioni del rigetto della domanda di sanatoria possono essere diverse e di diverso tipo. अभी जो हमने सवाल किया कि क्यों रिजेक्शन जो है वो आ रही है जो इमिग्रेशन अप्लाई की थी, तो इसमें उन्होंने बताया कि 2 तरह की रिजेक्शन आती है, एक कस्तूरा से और एक प्रेफेक्टूरा से। कस्तूरा से जो रिजेक्शन आती है वो आती है कोमा दुए पे, यानी कि चिरकारे लबोरो वाली परमेसो जोनों पे जो रिजेक्शन आएगी वो कस्तूरा पे आएगी, और जो डोमेस्टिक और असिस्टेंसा पे जो आपकी रिजेक्शन आएगी वो आएगी प्रेफेक्टूरा से। तो इन दोनों को डील करने का जो तरीकाकार है वो अलग है। और रिजेक्शन उन्होंने कहा कि रिजेक्शन की काफ़ी इकसाम है, उस पे आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम इनसे अगला सवाल करते हैं। हमारा अगला सवाल जो ज़्यादातर लोगों ने भेजा है वो ये है कि किस वजह से ये दोनों किस्म की परमेसो दी सोजोर्नो जो है वो रिजेक्ट हो सकती है? जी अदिल भाई। Ok, avvocato, le facciamo la terza domanda. Allora, noi praticamente vogliamo sapere,
la terza domanda è quali sono le motivazioni per quali queste domande possono essere rigettate? Bene. Allora, le motivazioni per le quali una domanda di sanatoria può essere rigettata possono essere di diversi tipi, a seconda chiaramente quella che è la problematica connessa alla domanda stessa. La prima situazione tipica che si sta verificando in questo periodo è il reddito insufficiente del datore di lavoro. Reddito insufficiente del datore di lavoro nel caso in cui a lavorare sia solo ed esclusivamente produttore di reddito il singolo soggetto all'interno di un nucleo familiare, in quanto la normativa non è stata mai chiara sin dall'inizio, in quanto si riteneva all'inizio sufficiente i 20.000 euro per unico precettore di reddito all'interno del nucleo familiare. Tuttavia una circolare recentissima emanata dal Ministero dell'Interno ci dice che in realtà questi 20.000 euro, nel caso in cui ci fosse un singolo precettore di reddito all'interno di un nucleo familiare, non è sufficiente. La seconda motivazione che potrebbe essere eventualmente comportare anche un rigetto della domanda potrebbe verificarsi nel momento in cui il datore di lavoro nell'anno 2012 abbia già avanzato una domanda di sanatoria e non abbia provveduto al pagamento dei contributi da parte del lavoratore, nei confronti del lavoratore. Questa potrebbe essere un'ulteriore motivazione. La terza motivazione potrebbe invece riguardare problemi connessi a precedenti penali da parte del datore di lavoro che non consentono in questo caso la regolarizzazione della posizione del lavoratore. Questi sono i tre casi più frequenti. जी अभी जो हमने सवाल पूछा था कि इनकी वजूहात क्या हो सकती हैं रिजेक्शन की, तो इस पे इन्होंने जो मेन यहाँ पे वजूहात हैं 3 उस पे बात की है। सबसे पहले कि रेडितो, कि अगर रेडितो आपका 20,000 या 27,000 जैसा जिस तरह का आपने दुमादा किया था उस पे अगर नहीं मिलता तो फिर भी आपका रिजेक्ट हो सकता है इसका इमिग्रेशन का दुमादा। और दूसरी बहुत जो पेचीदा बात वो ये है कि 2012 की जब इमिग्रेशन ओपन हुई थी तो उसमें वो दत्तोरे दे लवोरो मतलब जिसके पास आप काम करते रहे हैं आपको इमिग्रेशन तो उसने दिलवा दी थी, लेकिन बाद में उसने आपकी जो कंट्रीब्यूटी है या जो टैक्स है गवर्नमेंट का वो अदा नहीं किया। उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए आपका दुमादा ये जो अभी 2020 में है वो रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसने पहले नहीं पे की थी तो उसको गवर्नमेंट सोचेगी कि अभी भी नहीं पे करेगा, तो इस वजह से भी आपका जो इमिग्रेशन का दुमादा है वो आपका कैंसिल हो सकता है। और तीसरी बड़ी वजह रिजेक्शन की जो है वो ये है कि अगर आप पे कोई क्रिमिनल केस है या कोई भी किसी किस्म का केस है, ऐसा केस जिसके जो कि वजह बन सकता है आपकी जो इमिग्रेशन में मसले का, चाहे वो मालिक की तरफ से हो चाहे वो मजदूर की तरफ से, आपके ऊपर कोई ऐसा सीवियर एलिगेशन यानी कि कोई ख़ास किस्म का जो एलिगेशन है वो ना हो, तो भी अगर आप ऐसे किसी केस में मुब्तला हैं जिसमें आप गवर्नमेंट को मतलूब हैं या जो कोई सीवियर किस्म का केस है, चाहे वो दतोरे दे लवोरा यानी कि मालिक हो या वो काम करने वाला हो, दोनों पे अगर कोई गवर्नमेंट का की तरफ से केस है अदालत की तरफ से, तब भी आपका दुमादा जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। ये 3 बड़ी वजूहात हैं जो इन्होंने बताई है अवोकातों ने। ये तो तय हो गया कि आपको भेज दिया कस्तूरे ने या प्रेफेक्टूरे ने आपको रिजेक्शन भेज दी, ये दोनों जो परमिशन दोनों के हवाले से। तो अब अगला जो चीज़ है वो पूछने वाली इनसे वो ये है कि ये तो रिजेक्शन तो आ गई, लेकिन उसके बाद क्या किया जाए और कितने दिनों के अंदर जो है हम लोग इस पे रिकोर्स कर सकते हैं, इसको कैसे हम टैकल करके कानूनी तरीके से इससे निजात हासिल कर सकते हैं और कैसे हम अपनी परमेश्वर सजोरों की तरफ दोबारा जो है वो जा सकते हैं। जी अदिल भाई। Ok, avvocato, allora abbiamo adesso la quarta domanda da fare. Praticamente noi vogliamo sapere
Una volta arrivato il rigetto è stato notificato, entro quanti giorni bisogna fare il ricorso, bisogna rivolgersi presso uno studio legale o... Benissimo. Allora, per quanto riguarda la tempistica inerente il ricorso, è importante ricordare di non far passare mai 60 giorni rispetto alla data della notifica del provvedimento. I 60 giorni dalla notifica del provvedimento decorrono dal momento in cui la questura o la prefettura vi fa firmare il documento relativo al vostro rigetto. I termini, è importante sottolinearli, sono termini perentori, cioè non si può fare un ricorso se i 60 giorni sono trascorsi. E questo perché la legge espressamente prevede che il ricorso al TAR va fatto necessariamente nel termine di 60 giorni. जी अभी जो हमने इनसे सवाल पूछा कि जो रिकोर्सो है वो कैसे करना और कब तक कर सकते हैं, तो इनका जवाब था कि जब आपके पास नोटिफिकेशन आए चाहे प्रेफेक्चर से चाहे कुस्तूरे से, तो आपके पास लेटर एक आ गया है और आपने साइन करके लेटर जो है वो ले लिया है, तो उसके 60 दिन के अंदर जो है वो आपको करना है रिकोर्सो। और ये बहुत ज़रूरी है, आपको देखना पड़ेगा कि आपने वकील कौन सा करना है, जल्दी से जल्दी आपने वकील से रुजू करना है, इस हवाले से इनका कहना है। और अगर आप गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक 60 दिन के अंदर ये रिकोर्स नहीं करते, यानी कि वकील के पास जाके इस पे केस नहीं करते दोबारा इसको रीएक्टिवेट करने के लिए, केस जोनो लेने के लिए, तो समझे कि आपने ये मौका अपने हाथ से खो दिया है। 60 दिन के बाद अगर ये आप नोटिफिकेशन लेने के 60 दिन बाद अगर ये रिकोर्सों की तरफ जाते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपके जो जितना भी ये था वो सारा कुछ ज़ाया हो गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल जो बनता है कि ये 3-4 चीज़ें तो होंगी, उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे इसके लिए, कि क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे हम लोग आगे रिकोर्स कर सकते हैं, या वकील को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो जिससे आपका ये जो अगला प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। जी अदील भाई। Allora, avvocato, adesso abbiamo la quinta domanda da fare, che è quasi ultima domanda, diciamo. Una volta ricevuto la notifica del rigetto o il rigetto, diciamo, firmato, la persona per rivolgersi ad un avvocato, quali documenti deve portare allo studio legale o dall'avvocato? Cioè, quali sono i documenti che servono per fare il ricorso? Benissimo, allora i documenti che servono sono effettivamente pochi. La copia del rigetto o l'originale, va portata la copia della domanda sulla quale è stata fatta la sanatoria, la domanda di sanatoria, la copia del modello F24 con i quali sono stati pagati il contributo forfettario di 500 euro, la copia del passaporto o del permesso di soggiorno, qualora una persona non abbia il passaporto o alternativamente abbia il permesso di soggiorno, può portare uno o l'altro documento, il codice fiscale e l'eventuale dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2019. Questo perché questi documenti servono necessariamente al fine di istruire la pratica per poter poi fare un regolare ricorso nei confronti del rigetto. Ok, grazie. अगला जो सवाल हमने इनसे पूछा कि कौन रिजेक्शन के बाद हमें वकील के पास कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने चाहिए, तो इन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स की एक तफसील बताई है जो मैंने साथ साथ लिख रहा था। कि एक सबसे पहले कि वो जो रिजेक्शन का नोटिफिकेशन है जो आपके पास आया है कस्तूरे या प्रेफेक्चर की तरफ से, ये वजह है कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, एक वो सबसे पहले। दूसरा, जो आपने दोमादा किया था इमिग्रेशन का, उसका रिचिबूता चाहिए, ये दूसरा हो गया। उसके बाद F24 500 यूरो वाला जो आपने पे किया था 500 यूरो, वो आपको चाहिए होगा।
उसके बाद अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, अगर आपके पास परमेसो दी सोजोर्नो भी है, अगर आप पहले से रह रहे थे और परमेसो भी बनी हुई थी, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, 6 महीने की हो या जैसी भी, वो आपको चाहिए होगी, पासपोर्ट या फिर परमेसो सोजोर्नो। उसके बाद कोडिचे फिस्काले आपको चाहिए, अगर आपका बना हुआ है तो कोडिचे फिस्काले आप साथ लगा लेंगे। उसके बाद इस अगले जो चीज़ इन्होंने मांगी, अगर आपने 2019 में कोई काम किया था तो अभी उसका खुद आ चुका हुआ है, उसका खुद जो है वो भी साथ आपको लगाना पड़ेगा। अगर मालिक ने आपका कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उन्हीं लव वो भी आपको मिला होगा, तो वो आपको साथ लेके आना पड़ेगा यहाँ पे अवोकातों के पास। तो फिर जो आपका रिकोर्सो का जो प्रोसीजर है वो शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होगी आपको दुमादा करने के लिए रिकोर्सो का, ताकि दोबारा से आप जो है वो मैदान में आएँ और परमेसो दी सोजोर्नो की तरफ आप जो है वो कदम दोबारा आपके बढ़ें। तो इसके लिए ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि जो अवोकातो है वो हमारे एतबार के हैं, इनसे बहुत सारे जो इमिग्रेशन के काम जो मैंने पर्सनली इनको दिए थे वो हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले इन्हीं से किया जाए ये शुरुआत और इन्हीं से पूछा जाए, और एक इंटरव्यू की सूरत में कि क्या हम लोगों की क्या मदद कर सकते हैं इस हवाले से। तो ये चीज़ें सारी हमें चाहिए होंगी। तो इसके लिए ये अगर जो भी बंदा पूरे इटली में किसी को ऐसी रिजेक्ट हुए हैं जिनके ये केसेस, उस हवाले से मैं इनके पास आया हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप विचेंजा में हैं, मिलान में हैं या आप रोम में हैं और आपका जो दुमादा है वो रिजेक्ट हो गया है तो आप वहाँ से वकील करें। तो आप इस हवाले से इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। ये चिवितानोवा मार्के में होते हैं, मार्के रीजन में जो प्रोविंचा मचराता में है, तो इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। और मैंने इनसे बात की थी, आपका दुख भी बताया कि आपने पहले ही जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने दुमादा किया है, ज़्यादातर जो है वो काफ़ी सारे पैसे भी आपने दिए हुए होंगे, तो उस हवाले से भी मैंने इनसे बात की है। तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको काफ़ी सारी जो है वो कंपनसेशन मिलेगी, आपको बहुत कम पैसों में जो है ये आपका दुमादा भी कर देंगे। तो जो भी लोग चाहते हैं कि या जिनके पास ऐसी रिजेक्शन हुई है वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, या मैं इनका नंबर जो है वो भी उस पर डाल दूंगा फेसबुक पेज पे भी, और इनका पता भी सारा, तो आप डायरेक्टली भी इनसे बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो थोड़ा सा वक्त हमें इन्होंने दिया है, इनका बहुत शुक्रिया कि हमारी मदद के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी की मदद के लिए, बल्कि सारे फॉरेनर्स जो यहाँ पे रहते हैं इस्त्रानेरी, उनकी मदद के लिए इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, और अदील भाई का भी बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका इतना बड़ा मसला ये अभी पेश आया है इटली में, स्पेशली खुद के हवाले से, या जो दुमादे रिजेक्ट हो रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे कस्तूरों में रिजेक्ट हो और सेम रिजेक्शन जो है वो सारे कस्तूरों में मिले। ये कस्तूरे और जगह के लिहाज से ये डिफरेंट भी हो सकती है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि खुद की वजह से अगर मिलान में किसी का रिजेक्शन हुआ है तो मचराता में भी हो। तो जिस किसी को भी रिजेक्शन किसी का आया हो तो वो बिल्कुल भी टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि 60 दिन है आपके पास, उसके अंदर अंदर आपने इसको क्लियर करना है। तो जिसको भी रिजेक्शन आए वो हमें भेज सकता है, मैं इनसे वो सारा चेक करवा के, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी इटली में हम लोगों की मदद कर सकें। तो अदील भाई आपका बहुत शुक्रिया। Avvocato, grazie per tutto. Bene, io innanzitutto volevo salutare tutta la comunità pakistana in tutta Italia, perché so che Mohsen è molto seguito dalla comunità pakistana oramai in tutta Italia, ma tra un po' in tutto il mondo, diventerà internazionale il caro Mohsen. Volevo dire ai ragazzi di non preoccuparsi nel caso di rigetto, perché nel 90% dei casi sono tutti ricorsi che possono essere risolvibili in favore del lavoratore. Questo è importante, quindi non andate in panico nel caso in cui avrete un rigetto. Contro il rigetto si può fare il ricorso e nel 90% dei casi questi ricorsi verranno accolti.
Quindi vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio Mosen, vi ringrazio tutti e per qualsiasi problema potete rivolgere alla pagina di Mosen. Grazie. E per tutte le altre questioni siamo sempre qui a disposizione. अच्छा, तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये कह रहे हैं कि 90% तक ये दुमादे जो हैं वो ये जो रिजेक्शन है वो क्लियर हो सकती है। इस पर ज़्यादा आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे हम लोग, और जितने भी हमारे जो भाई हैं जिनकी रिजेक्शन होगी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको क्लियर किया जाए। तो बहुत शुक्रिया। अंटिल नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Arrivederci. Arrivederci.